आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित गण, उपस्थित किसान भाइयों, विषयों पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत ही स्पेसिफिक सुझाव जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं उसकी तरफ डॉक्टर यादव का, आईसीआर का और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दो बुनियादी बातें हैं। यदि खेती को लगातार सस्टेनेबल करना है तो एक तो ईज और एक इकोनॉमिक्स, यानी कि खेती को आसान करना है और खेती से आमदनी बढ़ानी है। ये दो मूल मंत्र हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं। बातें काफ़ी हो चुकी हैं। पहली बात आती है वैरायटी की। काम बैकग्राउंड में काफ़ी हो रहा है। मैं आप लोगों की जो एंग्जाइटी है, जो उत्सुकता है, उसको मैं ज़रूर समझता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। 238 का रिप्लेसमेंट क्या हो, इसके लिए आईसीआर की सारी लीडरशिप बहुत चिंतित है और बहुत क्रियाशील है। और इस्मा के कोलैबोरेशन में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर 32 जगह एडवांस ट्रायल कर रहे हैं। और ये दो वैरायटी जो डॉक्टर गोविंद राज जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में दी, 21-012 और 22-016, जो भी दो वैरायटी हैं, ये 238 का रिप्लेसमेंट साबित होंगी। डॉक्टर यादव जी से हमारी गुजारिश है कि जो ये प्रशासनिक कठिनाई है, वैरायटी रिलीज करने में जो प्रशासनिक कठिनाई आती है कि एक वैरायटी रिलीज कर दी एक पर्टिकुलर स्टेट में, फिर वो लागू नहीं हो पाती, दिक्कत आती है कि इसका साइकिल कम कैसे किया जाए। नंबर 3 बातें हैं वैरायटी रिलीज से संबंधित डॉक्टर साहब। नंबर 1 बात, जो हमारे साइंसदान ये बोलते हैं कि इस वैरायटी की ये परफॉर्मेंस है, जो प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस है, और उसकी फील्ड की परफॉर्मेंस में गैप क्यों है, वो कारण ढूंढने की जरूरत है। यदि आज आपने बात कही है कि ये 200 टन की पैदावार देगी या 150 टन की पैदावार देगी, तो फील्ड में थोड़ा बहुत 10, 15, 20 क्विंटल की बात तो समझ में आती है, पर उसमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जो प्रोसेस है, जो वैरायटी रिलीज की जो उसका क्राइटेरिया है, उसका आंकलन करने का कि उसकी वैरायटी की पोटेंशियल कैसी है, वो बहुत ही रिगरस होनी चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बहुत ही फेयर होनी चाहिए, जिससे कि उसमें गैप कम से कम हो। इसमें आपको मेहरबानी होगी, आप जिसे व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम और बहुत रोबस्ट बना सकते हैं। दूसरी बात, जो समय लगता है वैरायटी रिलीज करने में, ब्रीड करने में समझ में आती है कि वैरायटी समय लगता है, पर रिलीज करने में स्मूथनेस कैसे लाएं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करें और जल्दी कैसे करें, तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। ये आपको सारा प्रोसेस एक बार रिविजिट करना पड़ेगा। ये AICRP का जो प्रोसेस है कि कैसे वैरायटी जल्दी से जल्दी फार्मर्स तक पहुँचे। तीसरी बात, जो इस्मा के साथ जो ट्रायल हो रहा है, ऐसे नेशनल फेडरेशन ने भी इनिशिएटिव लिया है। एडवांस में सारी वैरायटीज़ का ट्रायल फैक्ट्री फार्म्स पे होना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि ये वैरायटी खेत में कैसे बिहेव करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, जिससे कि 2-3 साल का समय निश्चित रूप से बच सकता है और उसकी टेस्टिंग एडवांस में हो जाएगी। चौथी बात, जो वैरायटी की जो प्रायोरिटी है, इसको फिक्स करने में किसान और इंडस्ट्री दोनों की सहभागिता बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी फिक्स करने के साथ साथ जब आप ब्रीडिंग की प्रायोरिटीज तय करते हैं तो काश्तकार का और इंडस्ट्री का एडहॉक पार्टिसिपेशन नहीं, इंटीग्रल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि RAC में जैसे आपने अभी शामिल किए हैं, उसको और स्ट्रक्चर देने की जरूरत है, जिससे इंडस्ट्री और किसान दोनों की सहभागिता वैरायटी की ब्रीडिंग की प्रायोरिटीज तय करते वक्त ही तय हो जाए और वो सारी प्रोसेस का पार्ट हो, जिससे कि जो भी सुझाव आएंगे उन सुझावों को आप उसमें सम्मिलित कर सकें। और चौथी बात ये है कि आज विभिन्न देशों में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है वैरायटी ब्रीडिंग का। पर्टिकुलरली 2 देशों का नाम मैं लेना चाहूँगा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, CTC, और एक ये जो ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि 2 जगह कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक तो सारे देश में जो हमारे रिसर्च स्टेशन हैं, उन रिसर्च स्टेशंस के साथ SBI चूँकि अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। ये अलग अलग साइलों में जो आज काम कर रहे हैं, वो साइलों खत्म होने चाहिए, जिससे कि सारे देश के शुगर सेक्टर का भला हो। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CTC और या कोई भी संस्था, जैसे ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, वो जीन एडिटिंग, GM शुगर केन, दुनिया भर की चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं और वैरायटी अच्छी से अच्छी वैरायटी ब्रीड कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि SBI कोयम्बटूर
एक ऐसा MOU करे, ऐसा करार करे विभिन्न देशों के साथ, जिससे कि हम अपनी रिसर्च को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे साइंसदान को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये वैरायटी अच्छी वैरायटी मैं निकाल के दूंगा। हमें 12 साल वेट करने के बाद ये तो पता चले कि कैसी वैरायटी निकलेगी। तो वैरायटी की रोबस्टनेस जरूरी है, और उसके लिए जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग, जो भी तकनीक, वो तकनीकी के जानकार आप लोग हैं। एक बेहतर एक व्यवस्था हो, कोलैबोरेशन हो, जिससे जानकारी वहाँ के देशों से ले सकें, और उन जानकारियों को उपयोग करके हम तकनीक का उपयोग करके एक अच्छी वैरायटी ब्रीड कर सकें। और इसके लिए डॉक्टर साहब एक बहुत स्पेसिफिक सुझाव है। अभी इसमा का डेलीगेशन वहाँ गया था कोयम्बटूर, कि हम कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को रिसर्च में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके लिए एक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात हुई थी डायरेक्टर साहब से। हमारा अनुरोध होगा कि ये इंडस्ट्री के हित में बहुत बड़ा स्टेप होगा यदि आप कोयम्बटूर में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित कर दें जीन एडिटिंग का, जैसे आपने गेहूं और धान की फसलों में जो किया है, शायद 2 प्रजाति विकसित की हैं। ऐसा गन्ने के लिए जीन एडिटिंग को एक गति देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करना अति अनिवार्य आज की हालात में। और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप उस पर कृपा करके उसको सैंक्शन करें। प्रपोजल डायरेक्टर साहब आपको सबमिट करेंगे। जहाँ तक बात आती है मशीनीकरण की, मशीनीकरण पे भी 2 स्पेसिफिक सुझाव हैं, बहुत बात हो चुकी है। एक तो बात यह है कि हमारा भोपाल में इतना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ICR का, बहुत बेहतर काम कर रहा है। दूसरा हमारा जो IISR है लखनऊ का, बहुत बेहतर काम कर रहा है। जो अभी डॉक्टर शक्ति सिंह जी ने जो बात कही है, बहुत व्यवहारिक बात है। लेबर किसी भाव नहीं मिल रही, और ये जो गन्ने की खेती में लेबर इंटेंसिव है, 6 महीने तक फसल की कटाई होती है, कहाँ से लेबर आएगी? उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, हम उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करते हैं, जहाँ पॉपुलेशन का घनत्व इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर लेबर की दिक्कत है। तो आने वाले समय को हमें पहचानना चाहिए कि लेबर किसी भाव नहीं मिलेगी। ये छोटा जो हार्वेस्टर है डॉक्टर साहब, इसको अपने को निश्चित रूप से डेवलप करना पड़ेगा। भोपाल को या IISR लखनऊ को एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दें कि होल केन हार्वेस्टर, जो छोटा हार्वेस्टर है, वो काश्तकारों को एक प्रोटोटाइप डेवलप करके दें, जिससे कि वो मशीन डेवलप हो, सक्सेसफुल हो और हमारे किसानों को सुविधा हो। तीसरी बात जो मैं आपके संज्ञान में ये और बात करना चाहूँगा, चूँकि बीज जो है, अब जो वैरायटी आपने रिलीज की और उसका बीज डेवलप करने में रिसर्च स्टेशन के पास बहुत ज़मीन तो है नहीं, वैरायटी ये कैसे पैदा होंगी, जो बीज कैसे पैदा होगा? तो इसके लिए टिश्यू कल्चर की वक्त आज के वक्त में ज़रूरत है, और टिश्यू कल्चर को प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे कि बीज का मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो। क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी दिक्कत है कि वैरायटीज़ में डिफरेंट पेस्ट और इंसेक्ट्स का इंसिडेंस बहुत जल्दी आता है, और वैरायटी डीजेनरेशन की रेट भी बहुत फास्ट है। इसलिए हमें बहुत जल्दी बीज का उत्पादन करना पड़ेगा और जल्दी बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए टिश्यू कल्चर को एक स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में हम डेवलप करें, जिससे कि हमारे पास बीज की उपलब्धता हो। और लास्ट में डॉक्टर साहब एक बात और कहूँगा कि अभी मार्केटिंग सिस्टम कुछ स्टेट्स में चेंज करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे टुकड़ों में कटाई होती है, जैसे पर्ची वाइज हार्वेस्टिंग होती है। पर्ची वाइज हार्वेस्टिंग में क्या तकलीफ है, एक खेत की कटाई आप 6 बार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेटून की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। मान लो इस टुकड़े में तो अभी कटाई हो गई, तो इसमें सिंचाई कैसे करूँगा, इसमें खाद कैसे डालूंगा, गुड़ाई कैसे करूँगा, नहीं कर सकता। तो ज़रूरत है एक मार्केटिंग का जो सिस्टम है, सारे स्टेट्स का रिव्यू करना चाहिए। खेत की कटाई होनी चाहिए, ना कि पर्ची के बेस पे हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे काश्तकार का गन्ने का खेत जो है एक मुश्त कटाई हो। एक मुश्त कटाई होगी तो उसकी सारे जितनी निराई, गुड़ाई, जुताई, सिंचाई, खाद का डालना इकट्ठा करेगा और उसकी निश्चित तौर पे पैदावार बढ़ेगी, इसका पक्का यकीन है। और एक आखिर में और सुझाव, सुबह हमारे किसान भाई ने बात कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। आज सारे बच्चे हमारे पढ़ लिख के शहरों की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। ये विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसको हमने को तेज करना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। पर उसके बदले में खेती कौन करेगा? खेती करने वाले भी लोग भी हैं, पर ये क्या जो बटाई वाला जो व्यवस्था है कि बटाई वाले काश्तकार को जो गन्ना अपना बोता है उसको पर्ची उसके नाम पे नहीं मिलती, तो भुगतान उसको नहीं मिलता। तो ये एक व्यवहारिक कठिनाई है। 15-20% एरिया इस चीज़ से प्रभावित है। ये भी मार्केटिंग के सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि
काश्तकार आसानी से अपन बटाई दे सके और गन्ना बोने वाले काश्तकार को उसका भुगतान मिल सके, और जो किसान का खेत का मालिक है उसकी मलकियत पे किसी प्रकार का नेगेटिव असर ना पड़े, उसकी मलकियत बरकरार रहे, परंतु गन्ने का पेमेंट गन्ना बोने वाले काश्तकार को मिलना चाहिए, वो भी जमीन देने वाले की सहमति के बाद। प्रॉपर उसकी गाइडलाइन बननी चाहिए, पर यह समस्या का हल करने की जरूरत है। आपने मेरी बात को बड़े धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।